नमस्कार। F&O को लेकर थोड़ा सा रेगुलेशंस को और सख्त किया जा रहा है। एक्चुअली वो रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो कई बार आप ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन आपके हाथ से भी निकल जाता होता है। तो कुछ ऐसा ही सेबी को भी फील हो रहा है कि आप नंबर 1 डेरिवेटिव एक्सचेंज तो हो गए हो, आप इंडिया के अंदर ऑप्शंस का कामकाज अच्छे से फैला रहे हो, लेकिन लैक ऑफ लर्निंग एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस कहीं मार्केट के अंदर और भूचाल ना ले आए। तो इसलिए इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए सेबी रिटेल को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं उसके, और उसको उसने एड्रेस कंसल्टेशन पेपर के तौर पर किया है। ये कंसल्टेशन पेपर होता क्या है? कंसल्टेशन आप नाम से समझ गए होंगे कि थोड़ी बातचीत होगी, समझा जाएगा। सेबी ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, करीब 7 पॉइंट ऐसे रखे जिसकी वजह से सेबी ये बताना चाहता है कि देखिए हम ये कर सकते हैं। आपकी राय क्या है रिटेल्स को बचाने के लिए? रिटेल को बचाना क्यों चाहते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि क्यों पहले तो रिटेल को लाना चाहते थे, अब रिटेल को बचाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ये बात सच है कि पहले डेरिवेटिव मार्केट इंडिया का बहुत फ्लरिश नहीं था। पिछले 5-7 सालों में जब ऑप्शंस के ट्रेड को बढ़ाया गया, वीकली ऑप्शंस लाए गए, कुछ हद तक लीवरेजेस दिए गए, कैश के ऊपर सख्ती हुई कि कैश के ऊपर आपको मार्जिन्स देना पड़ेगा, फिर डिलीवरी है तभी बेच पाओगे, ये सारी चीज़ें घूम फिर के ऑप्शंस की तरफ गई। दूसरा, जो यंग ब्लड आया उसको भी ऑप्शंस काफ़ी सूट कर गए, नए ऐप्स बने, नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आई, उनसे उनको काम करना थोड़ा आसान हुआ। लेकिन जब एक फ़्लो है, उस फ्लो के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट के अंदर लोग आ गए, फिर उसको देखा देखी हेड्स आ गए उसके अंदर, तो एक ऐसा जंक्शन था जहाँ पे ज़्यादातर लोग उसी जगह पर आके खड़े हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है उसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज़ होना था। 2 रुपये की कॉल 20 हो जाए, 200 रुपये हो जाए, हैरानी नहीं होती, और 200 रुपये वाली कॉल 10 ही मिनट के अंदर 2 रुपये की हो जाए तो हैरानी नहीं होती। इसके अंदर रिटेल का जो इन्वेस्टमेंट वाला फ्लेवर है वो पूरी तरह से गुम हो गया। एक स्पेकुलेशन का टेस्ट मार्केट के अंदर आ गया, और सेबी और कई नोडल एजेंसीज ये चाहती हैं कि इसको देख के थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस किया जाए। इसलिए जो 7 पॉइंट बताए गए हैं उस 7 पॉइंट्स में ये भी बताया गया कि हम मॉनिटरिंग करेंगे। 7 पॉइंट में ये भी बताया गया कि हम ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरीज को चेक करते हैं वापस से। उसमें ये भी बताया कि हम अपफ्रंट फीस को बढ़ाएंगे। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि हम जो लॉट साइज़ है उसका मिनिमम लॉट साइज़ जो 5 से 10 लाख के बीच में है, इसको बढ़ा के हम 20 लाख तक ले जाते हैं ताकि रिटेल ना आ पाए। और मैं आपको एक फैक्चुअल डाटा भी देता हूँ। एक सर्च हुई जो कि सेबी ने खुद करवाई, हाँ, उस पर एनएसई ने करवाई एक्चुअली में, और सेबी बाद में उसको नोटिस भी किया। 1250 लोगों के ऊपर सर्च किया गया। आपको यकीन नहीं होगा कि जिनकी इनकम अप टू 10 लाख तक है, जिनकी इनकम 10 लाख रुपए तक की है, वो 53% ऑप्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेजॉरिटी हिस्सा वो है जिनकी इनकम 10 लाख से कम है, यानी कि अप टू 10 लाख तक है। और उसमें से एज ग्रुप भी पता किया कि भाई एज ग्रुप कौन सा है, तो आप देखेंगे 26 से 40 साल वाला है। तो स्टूडेंट तक ये प्रॉब्लम नहीं है। 26 साल तक अमूमन आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हो तो वहाँ तक प्रॉब्लम, लेकिन जैसे आप फर्स्ट जॉब में आते हो, सेकंड जॉब में आ रहे हो, आप 26 साल बाद कमाना शुरू कर रहे हो, तो वहाँ पे एक स्पेकुलेशन का टेस्ट आ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा मैनेज करने के लिए सेबी ने एक पॉइंट उठाए हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्राफिक्स हैं जो हम सब ग्राफिक्स आपके ज़रिए आपके सब सामने रख ही रहे हैं। इसी चर्चा पे बातचीत करने के लिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। JN गुप्ता जी पूर्व ED रहे हैं सेबी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद गुप्ता जी से आज फिर से मुलाकात हो रही है, पहले उनका हम इंटेलिजेंस काफ़ी लेते रहे हैं। गुप्ता सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, इनफैक्ट काफ़ी दिनों बाद लूँगा आपसे मेरी बातचीत हो रही है। और दूसरा रत्नेश गोयल है, अरिहंत कैपिटल में है। ट्रेड तो आपको बताते ही करवाते हैं, आज हम इनसे थोड़ा रेगुलेशंस की बातें करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि टिपिकली अरिहंत में भी कैसे ट्रेड होता है, वहाँ पे किस तरह की फ़िलॉसफ़ी है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। तो एक माइंडसेट को और सेबी के रेगुलेशंस को समझने की कोशिश है। गुप्ता सर, आई होप आपने सारी चीज़ें जो कंसल्टेशन पेपर में लिखी गई होंगी, 7 पॉइंट रफ में जो इन्होंने लिखे हैं वो आपने स्टडी किए होंगे, आपने नोटिस भी किए होंगे। आपको लग रहा है सर इसका फ़र्क पड़ेगा? इस पर चर्चा अगर पॉजिटिव होती है तो कितना फ़र्क पड़ेगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो रिटेल्स को थोड़ा चेक एंड बैलेंस करवाएगा? सर नमस्कार। पहले तो आपको धन्यवाद हमको शो पे बुलाने के लिए। नमस्ते सर। देखिए, कोई भी जो एक्शन होता है, जो कोई भी नियम कानून बनाया जाता है, उसकी इंटेंशन तो यही होती है, इससे जिसके लिए ये कानून बनाया गया है
उसको कुछ फायदा मिले या उसका कोई प्रोटेक्शन हो। तो ऑब्वियसली इंटेंशन जो है सेबी की वो ये है कि जो डेटा से निकल के आया है कि 90% लोग जो F&O ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको लॉस होता है, और दूसरा कि जैसे आपने बताया कि 50 से ज्यादा % वो लोग हैं जिनकी इनकम 10 लाख से कम है। तो इससे बिल्कुल सीधा निकल के आता है कि ये जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये सोच के पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ये एक तरह की लॉटरी है या एक गैम्बल है कि इसमें 2 रुपए लगाओ 200 बन जाएगा। और ये जो है लोगों को लगता है कि मैं छोटा सा पैसा लगाऊंगा और मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ये जो माइंडसेट है इसकी वजह से प्रॉब्लम है। और जैसे कि सेबी ने अपना स्टडी किया, जो देखिए क्या होता है कि बहुत बार लोग कानून को क्रिटिसाइज करते हैं कि कानून जिसने बनाया उसको जानकारी नहीं है, कानून वाले को ग्राउंड सिचुएशन का पता नहीं है। यहाँ जो नियम कानून बनाने की बात चल रही है, अभी बना नहीं है, बनाने की बात चल रही है, वो पूरे डेटा के साथ है। सेबी के पास सारा डेटा है, करीब 4-5 साल का डेटा है, किसने ट्रेड किया, किसने लॉस किया, उसका क्या बैकग्राउंड है, ये सब किया। तो उस हिसाब से प्रोटेक्शन करना है। कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं? ये प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते कि भाई जिसका नाम ए से शुरू होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या जिसकी इनकम 10 लाख से कम है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट का और जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि वो बोल देंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये है, आप किसी को मना नहीं कर सकते अगर आदमी करना चाहता। तो हमने क्या किया, सबके लिए कानून बना रहे हैं। अब इसमें आप देखिए, एक एक करके देखिए क्या है। सबसे पहला तो यह है कि जो लॉट साइज बढ़ाया है, लॉट साइज बढ़ाने का मतलब है कि जिसके पास जो कम पैसा है वो अब मैं उम्मीद करते हैं कि वो नहीं आएगा, लेकिन गारंटी कि उधार लेके भी आ सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। दूसरा है जो ये मार्जिन है, अब उसको कैश की बात कर रहे हैं, अब उसको गारंटी या किसी और तरीके से नहीं करते, कैश मार्जिन चाहिए होगा। तीसरा जो कैलेंडर स्प्रेड वाला है, वो कि आपका जब लास्ट डेट पे है तो दूसरे महीने के जो दूसरे ऑप्शन में आपने लगाया हुआ है पैसा, उसको मर्जिंग नहीं कर सकते, आपको अलग अलग मार्जिन देना पड़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ये इसलिए करी है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप, हम सब लोग मिडिल क्लास वाले आदमी हैं। आप कभी सब्जी के बाजार में जाइएगा तो आप देखिए कि जो आदमी सब्जी खरीदता है वो एक एक भिंडी छांट छांट के खरीदता है, एक एक आलू पकड़ के देखता है कि सही है कि नहीं है। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट पे आता है, तो इन्वेस्टमेंट पे आता है तो वो हमारी बात सुन लेगा, या किसी ने बोला कि मैंने 2 रुपए लगाया था मुझे 200 का फायदा हो गया, तो ये सोचता है कि जब इस आदमी का लक इतना अच्छा है तो मेरा लक क्यों नहीं अच्छा होगा। तो वहां पे उतनी जानकारी नहीं रखता है, ना उतनी सावधानी बरतता है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। अब देखिए कि लोगों को जनरली सेबी का जो नियम है, सेबी के जो 3 नियम है कि किस वजह से सेबी बना, तो एक बहुत नियम है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। तो उसका जो था कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऐसा करेंगे कि कोई दूसरा आदमी उनको धोखा ना दे पाए। पर यहाँ पे मुझे एक लगता है टिपिकल सिचुएशन है कि इन्वेस्टर को खुद से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर समझ नहीं रहा है कि कहाँ जा रहा है और उसको घाटा हो रहा है, तो हम उसके लिए डिफिकल्ट बना रहे हैं। तो मेरा शॉर्ट में ये है कि इससे जो गेट है वो गेट को नैरो कर दिया गया है कि ज्यादा इन्वेस्टर नहीं आ पाए। इसका कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा या इफेक्टिव होगा, ये तो समय ही बताएगा। बात सर आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो आपने बताया कि कुछ एक नियम है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए और चेक एंड बैलेंस भी हो। मेरे को आपका वो पॉइंट भी बिल्कुल सही लगा कि भाई ठीक है, वो पैसा तो उधार लेके भी लगा सकता है। और मेरा एक और पॉइंट भी है, गुप्ता जी मेरे को थोड़ा क्लियर कीजिएगा। मेरे को लगता है कि रेगुलेशन से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये हमारा भी काम बनता है बीइंग एज एन ऑन टेलीविज़न स्क्रीन की हम भी बताएं कि देखिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेके आइए। लेकिन सर सिस्टम है, सिस्टम में 2 रुपये वाली कॉल जब 20 रुपये की होती है और 200 रुपये की होती है ना, तो बहुत सारे लोग इसी को लिए और हो जाते हैं, वो फिर रिस्क को किनारे कर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि मेरा पैसा देखिए मैं तो 1000 रुपये भी लगा के भी मार्केट का हिस्सा हूँ और मेरे को 1000 लगा के 10,000 भी मिल सकते हैं। रतेश सर यही पॉइंट मैं आपसे भी ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। आपके यहाँ पे जब क्लाइंट्स आते हैं तो टिपिकली उनका माइंडसेट क्या है, जो ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं या फिर जो फ्यूचर्स के अंदर काम कर रहे हैं, या खासकर रिटेल्स का?
हाँ, डिम्पी जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नहीं, बिल्कुल जैसे आपने हमारे पर्टिकुलर बात नमस्ते कही, सर। तो जो हमारा जो काम रहता है अधिकतर हमारा हेज का रहता है, या जो भी इन्वेस्टर रहते हैं या रिटेलर रहते हैं, तो थोड़ा-सा हेज करके ही काम करते हैं वो लोग। जो भी पोज़ीशन रहती है उनके अकॉर्डिंग हेज करते हैं। थोड़ा-सा स्पेकुलेशंस तो ऑलरेडी थोड़ा-सा होता है, मैं मना नहीं करता, पर थोड़ा-सा कम रहता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम टाइम टू टाइम हमारे इन्वेस्टर्स को इस बारे में अवेयर करते रहते हैं, वर्कशॉप लेते रहते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी देते रहते हैं, क्या रिस्क है, क्या नहीं है। तो किसी तरह के लालच में लेके आप काम नहीं करें। तो ये एक हमारी तरफ से एक कोशिश रहती है, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को हम उसको थोड़ी-सी सही गाइडेंस दे रखे, सही राह पे लेके जा सकते हैं। तो उसमें जितना भी सक्सेस रहता है हमारा, क्योंकि हम 100% तो आप किसी को भी रोक नहीं सकते यहाँ पे डिम्पी जी, पर जो भी हमारी कोशिश रहती है उसके अंदर हम जितना भी उसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसके अंदर एक अवेयरनेस, जो आपने पॉइंट बोला कि एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, कि हम क्लाइंट, आप जिस तरह का जो आपने पॉइंट बोला कि ₹2 का मेरे को अब ₹2 की इसने प्रीमियम ली, तो बोले ₹1000 ₹5000 जाएँगे इससे ज़्यादा, और वो 5000 करते-करते एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो मेरे ख्याल से एक वो अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एटलीस्ट किसी भी तरह का एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएँ, तो उससे पता चलेगा रिटेल इन्वेस्टर को कि जो सेबी का एक, जो मुझे लगता है कि जो मोटो है जो रिटेल इन्वेस्टर को बचाने का, वो उससे फुलफिल हो सकता है। पॉइंट टेकन सर। आप भी कह रहे हैं कि थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए। गुप्ता जी एक चीज़ बताइएगा, ये जो भी सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है, इससे ऐसा तो नहीं है कि इंडियन मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा? क्योंकि इसमें एफआईज भी है, इसमें हेज फंड्स भी है, इसमें म्यूचुअल फंड्स भी है, इसमें बहुत सारे बाहर के भी, एफपीआई भी है। देखिए, जो जितने भी नियम कानून आते हैं उन सबको पूरा होलिस्टिक एग्जामिनेशन करने के बाद बनाया जाता है। लेकिन जब नियम कानून बनाते हैं तो आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि इससे ये होगा, फिर एक्चुअल कितना होगा, नुकसान क्या होगा, मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। अब आपके रिटेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपको लग रहा है कि उनको तकलीफ है। उनको तकलीफ इसलिए है कि वो जानकारी नहीं है, वो लालच में जाते हैं। और एक हमारा बहुत पुराना कोट है, हम जो बोलते हैं कि ग्रीड इज परमानेंटली मैरिड टू ग्रीफ विद नो डाइवोर्स प्रोविजन। तो जहां आप लालच करेंगे वहां दुख जरूर पाएंगे। तो किसी तरह, अब जैसे आपने एक बात की थी कि वार्निंग देनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, सिगरेट के पैकेट पे पिछले 25 साल से कैंसर वाली फोटो बनी हुई है। कितने लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया, कितनी सिगरेट कंपनी बंद हुई, कुछ नहीं हुआ। तो इशू है अवेयरनेस से नहीं फायदा हो रहा है। अवेयरनेस तो कितना लोग, आपके टीवी चैनल पे, सब टीवी चैनल पे ये आ रहा है कि 10 में से 9 लोगों को घाटा होता है। लेकिन क्या एफ&ओ का वॉल्यूम कम हुआ, और क्या इस रेगुलेशन के बाद कम होगा, ये मुझे मालूम नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि क्या इनको एफआईआई तरह से होगा। देखिए, आप जब रेगुलेशन बनाते हैं तो अगर हमें लगता है कि 3 प्लेयर है मार्केट में, लेकिन एक प्लेयर को, एक जो सेगमेंट है उसको घाटा हो रहा है, उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। और मार्केट का ऐसा है कि मार्केट कभी भी बंद नहीं होगा, मार्केट कभी भी नहीं टूटेगा। थोड़े बहुत रिपल्स आते रहेंगे, और वो मार्केट में जरूरी है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी रहे और आदमी को आने जाने का रहे। बस सवाल इस बात है कि आप बोलते हैं लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। नहीं, लिक्विडिटी नहीं खत्म होगी, क्योंकि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर लिक्विडिटी नहीं करते हैं। सेबी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को ये बता रहा है कि जो एफ&ओ में पार्टिसिपेशन है उसके लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और वो कैपेबिलिटी आप या तो नॉलेज बढ़ा के कर सकते हैं, या आपके पास पैसा हो। अब आपको देखिए कि मैं खुद कभी एफ&ओ में नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि एफ&ओ में करने के लिए बहुत ज्यादा स्टडी चाहिए, और डेली बेसिस पे स्टडी चाहिए, जिसके लिए जितने भी रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि सब नौकरी पेशा आदमी होंगे या कुछ बिजनेस करते होंगे। वो अपना बिजनेस छोड़ के पूरे टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठेंगे। फिर स्क्रीन के सामने बैठने की जगह से समझ भी आना चाहिए। तो ये सब चीजें नॉलेज नहीं है, और ये नॉलेज 2 घंटे टीवी के सामने बैठ के या 2 घंटे किसी ब्रोकर के ऑफिस में बैठ के नहीं आने वाली। नहीं सर, पॉइंट टेकन है। तो जो मेरे को पता करना था आपने बहुत अच्छे से बता भी दिया, विद एग्जांपल भी समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। रत्नेश भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला।
अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, इस मैटर को समझने में और आसानी हुई हमारे को। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक